हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग भाई बात करने वाले हैं यहाँ से फिटर एमसीक्यू की क्लास है। ठीक है, आज हम लोग यहाँ से बात करेंगे फिटर एमसीक्यू के बारे में, जो कि हमारी है क्लास नंबर 7। और आज हम लोग बात करेंगे मार्किंग टूल्स के बारे में। किसके बारे में भाई? हम लोग यहाँ से बात करने वाले मार्किंग टूल्स के बारे में। ये कौन से? आज की जो हमने सुबह की क्लास की थी जिसमें हम लोगों ने ट्रेमल और पंच भी समझे, है ना। उसके पहले हमने स्क्राइबर भी समझा, है ना। तो ये सारे जो है मार्किंग टूल्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो एमसीक्यू करेंगे यहीं पे कर लेंगे। कहाँ पे? मार्किंग टूल्स पे हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो के आने से पहले आपके पास थ्योरी की क्लासेस आ जाएगी, जो भी मार्किंग टूल्स हमारे होते हैं। ठीक है, ये सारे वीडियो आपके पास आ जाएंगे, है ना। बस एक जो है वो कल आएगा, जिसे आप लोग क्या बोलते हो भाई? बेवल स्क्वायर जो होता है, प्रोटेक्टर होता है, उस वो वीडियो जो है आपको कल मिलेगा। ठीक है, बाकी और सारे जो है आज आपको मिल जाएंगे। तो उसके बाद आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो कॉम्बिनेशन सेट का वीडियो है वो आपको बाद पे मिल सकता है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप इतना से मान के चलिए, मार्किंग टूल्स पे हमारे साथ 55 क्वेश्चन है, जो कि आधे क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे, है ना। बाकी के क्वेश्चन जो हम लोग दूसरी क्लास में करेंगे। ठीक है भाई, तो ये मार्किंग टूल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं, ठीक है भाई, तो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, है ना। उससे क्या होता है, थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाता है, और वीडियो को भी लाइक कर दिया करो, है ना। तो आगे आपको अगर बताया जाए तो जैसा कि आपको पता है कि मिशन जो है हमारा बार्ग का है 2023 जो आने वाला है, जिसमें हम लोग मैथ, फिटर थ्योरी और एमसीक्यू 3 क्लासेस आपकी चलती हैं। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है पीछे, तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके सारे वीडियो आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो एक बार। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप सभी लोग आंसर दीजिएगा भाई। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? डॉट पंच का एंगल ऑफ पॉइंट क्या होता है? डॉट पंच आपको आज ही पंच पढ़ाया गया था, है ना। जिन्होंने अभी क्लास नहीं देखी तो एक बार देख लीजिएगा जाके। पंच आपको अगर बोले तो एक हमारे पास होता है क्या? एक बोले अगर प्रिक पंच, एक बोले आपके पास डॉट पंच, है ना। अगर आपसे एक बोलता है क्या? सेंटर पंच। क्या बोलता है भाई? अगर आपसे बोलता है सेंटर पंच, है ना। तो इन सभी के आपको पॉइंट ऑफ एंगल थ्योरी की क्लास में बताए गए थे, और आपसे बोला भी गया था कि इनके पॉइंट ऑफ एंगल जो है हमेशा पूछता है। तो आप इनको इस क्रम से याद कर सकते हो। प्रिक पंच का 30 अंश, है ना। डॉट पंच का 60 अंश। उसके बाद आप याद कर सकते हो जो भी हमारे पास सेंटर पंच होता है, इसका हमारे पास कितना होता है भाई? इसका हमारे पास होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? इतनी बात आप समझ गए। चलिए, तो ये बात हो गई कि भाई आप डॉट पंच का एंगल ऑफ पॉइंट कितना होता है? डॉट पंच का एंगल ऑफ पॉइंट होता है जो कि हमारे पास होता है 60 डिग्री। समझ रहे हो ना? ठीक है, समझ गए बात को इतना। चलो आगे हम लोग बात करेंगे दूसरे वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये थंबनेल यहाँ पे आ गया है। चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन की आगे हम लोग बात कर लेते हैं। स्क्राइबर का तीक्ष्ण बिंदु क्या होता है? देखो, जो आपको स्क्राइबर होता है ना, उसके बारे में आपको बताया गया था कि स्क्राइबर का जो तीक्ष्ण बिंदु यानी कि जो पॉइंट होता है, इसे क्या है, पत्थर पे रगड़ के जो है 12 से 15 डिग्री कुछ ऐसा आपको बताया गया था, है ना। कितना? 12 से 15 डिग्री कुछ ऐसा आपको बताया गया था। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको नहीं देता है तो आप क्या कर सकते हो? 12 से 15 या 20 के बीच में आप ले सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा जो है आप यहाँ पे नहीं ले सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? ये 150 नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा भाई? यहाँ पे होगा 15। ठीक है, ये 150 नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा भाई? यहाँ पे होगा 15 से 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बात आप समझ रहे हैं ना कि 12 से 15 यानी कि आप क्या है, 12 से नीचे नहीं जा सकते, ऊपर आप 20 तक ले सकते हो, है ना। ये ऑप्शन हमेशा आपको यही मिलेगा। लेकिन जहाँ भी आप थ्योरी पढ़ोगे तो थ्योरी आपको यही बताई जाएगी कि 12 से 15 डिग्री का होता है। ठीक है, आप खुद उठा के बुक देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन जब से चला आ रहा है तब से ही चल रहा है, उन लोगों ने अपडेट अभी तक नहीं किया है। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है वहीं से हम लोग ये क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है भाई, समझ रहे हो? चलो आगे बात करते हैं। आगे हमारे क्या है, स्क्राइबर किसका बना होता है बता दो। तो आपको एक चीज बताई गई थी कि जो भी हमारे पास क्या होते हैं, जो भी हमारे पास मार्किंग टूल्स होते हैं, क्या होते हैं? जो भी हमारे पास मार्किंग टूल्स होते हैं, अगर हम लोग मार्किंग टूल्स की बात करते हैं तो ज़्यादातर जो भी हमारे पास मार्किंग टूल्स होते हैं ये सभी क्या है? हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। किसके? हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। बात समझ गए? किसके?
हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि उच्च कार्बन स्टील जिसे आप बोलते हो, इसे शॉर्ट फॉर्म में HCS यानी कि हाई कार्बन स्टील बोला जाता है। बात समझ रहे हो? ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है हमारे पास 60 डिग्री का डॉट पंच का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, बता दो। 60 डिग्री का जो डॉट पंच होता है उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? देखो, डिवाइडर की स्थिति के लिए नहीं, भाई पंचिंग की यथार्थता नहीं, इसमें जो होता है विटनेस मार्क के लिए, यानी कि जो क्या होता है मार्किंग होती है ना, उसको स्थायी करने के लिए ज़्यादातर यूज हम किसको करते हैं? डॉट पंच का यूज करते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा? विटनेस मार्क के लिए, ठीक है। किसके लिए भाई? विटनेस मार्क के लिए जो है आपका यहाँ से आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। 5वें नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्न में से कौन सा डिवाइडर का प्रकार है? क्या पूछा है? निम्न में से कौन डिवाइडर का प्रकार है? आप बता दो भाई, कौन है जो यहाँ पे आपका डिवाइडर का प्रकार है, ठीक है, बता दो, बता दो जल्दी से भाई, कौन सा है जो डिवाइडर का प्रकार है? ठीक है, बता दो जल्दी से। तो यहाँ पे देखो, डिवाइडर का प्रकार अगर आप ए नंबर लगाओगे स्थायी जोड़ प्रकार, तो इसमें स्प्रिंग नहीं आएगा। अगर आप बी नंबर लगाओगे तो इसमें क्या स्थायी नहीं आएगा। तो आपका ऑप्शन जो उस हिसाब से देखा जाए, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या दिया, स्प्रिंग प्रकार का और स्थायी प्रकार का, है ना, दो प्रकार के होते हैं, स्प्रिंग जॉइंट और फर्म जॉइंट, है ना। तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है भाई? जिसमें दोनों, है ना। कुछ लोग देख के कर देंगे भाई स्थायी, नहीं, दो होते हैं ना। तो आपसे पूछा है निम्न में से कौन डिवाइडर का प्रकार है, तो आप अगर एक बताते हो ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑप्शन आपको दोनों वाला भी दे रखा है, आपने पढ़ा हुआ है कि स्क्राइबर हमारे पास दो होते हैं, फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट। तो आप क्या क्लिक करोगे? सी नंबर जो है आप यहाँ पे आंसर टिक करोगे जो आपको दिख रहा है, ठीक है, समझ गए बात को। चलिए आगे बात करते हैं। गेज ब्लॉक पर 30 डिग्री के कोण पर 100 mm साइन बार रखा गया है, गेज का ब्लॉक क्या होगा? 30 डिग्री के कोण पर, कहाँ पे भाई? जैसे कि ये क्या है, ये आप मान लो कि 30 डिग्री का एंगल है और इसके क्या रखा गया है? 100 mm ऊंचाई का जो है यहाँ पे रखा गया है। ये साइन बार कितना है भाई? 100 mm ऊंचाई का रखा गया है, ठीक है। ये तो इसका बेस हो जाता है। मान लो कि आपके पास कोई क्या ABC ट्रायंगल ही मान लो, है ना। तो इसमें आप क्या लगा सकते हो? आपसे पूछा क्या है? गेज ब्लॉक की हाइट क्या होगी? आपसे पूछा है गेज ब्लॉक की, जो है 30 डिग्री पर गेज ब्लॉक रखा गया है, इसकी हाइट क्या होगी, इसकी लंबाई आपसे पूछा है। तो आपको क्या पता है भाई, है ना, आपने एक चीज पढ़ी होगी, है ना, ऐसे लाल बटे कक्का वाली कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, साइन कॉस्ट है ना। तो साइन का क्या होता है भाई? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा का मतलब होता है कि लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ पे क्या है भाई? AC है, कर्ण क्या है आपका? BC है ना। तो आप क्या करोगे? साइन थीटा बराबर आप क्या लिखोगे? L अपान का H लिखोगे कि नहीं लिखोगे? साइन थीटा बराबर आप L बटे H लिखोगे ना। L की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। L को आप अगर इधर ले आते हो तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास? साइन थीटा इंटू का H आ जाता है ना। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको दिया है कितना? यहाँ पे चूंकि थीटा इक्वल टू आपको दिया है 30 डिग्री, तो यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू रख दोगे कितना? साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। और यहाँ पे H का मान है आपके पास 100। इस 2 से इसको आप कैंसिल करोगे, आपके पास कितना आ जाएगा? 50 mm आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई आपके पास? आपके पास 50 mm आ जाएगा ना। आएगा कि नहीं बोलो? अगर ऑप्शन कहीं है तो उसको निपटा दो। 50 mm, हाँ ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो कैसे, समझ गए ना बात को, कैसे आया? ठीक है, गेज ब्लॉक पर 30 अंश के कोण पर साइन बार रखा हुआ है, मतलब ये जो साइन बार रखा है ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये इससे क्या है? 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए गेज ब्लॉक रखा गया है। तो आपसे पूछा था कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो ऊंचाई होगी इसकी L बराबर कितना आ जाएगा भाई? L बराबर आ जाएगा आपके पास 50 mm। ठीक है, बात समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं 7वें नंबर पे, प्रिक पंच के किस कोण का उपयोग विटनेस मार्क में किया जाता है? बता दो।
प्रिक पंच के किस कोण का मान विटनेस पे किया जाता है भाई 60 डिग्री। क्योंकि भाई प्रिक पंच का क्या होता है, प्रिक पंच का एंगल ही जब 60 डिग्री होता है तो अब उसमें क्या बदलोगे, ये जो होता है ये होता है आपका किसका, सेंटर पंच का, है ना। ये जो होता है ये किसका आपका होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या ये नहीं होगा ऑप्शन, है ना। प्रिक पंच पूछा है ना आपसे, क्या पूछा है भाई, आपसे पूछा है प्रिक पंच, ठीक है। प्रिक पंच में आपके पास क्या हो जाएगा भाई, प्रिक पंच के किस कोण का विटनेस मार्ग के लिए, है ना। विटनेस मार्ग के लिए आपने अभी पीछे ही पढ़ा था कि भाई हाँ ऑप्शन तो हमारा यही होगा 60 डिग्री, क्योंकि विटनेस मार्ग बोला है हमारे पास, ऑप्शन क्या होगा 60 डिग्री ही होगा, ठीक है। बात समझ गए भाई, बात समझ गए। प्रिक पंच के 60 डिग्री कोण का उपयोग विटनेस के लिए किया जाता है, ठीक है। और जो देखो प्रिक पंच का जो 30 डिग्री वाला होता है ना, ये 30 डिग्री, इसका मतलब क्या होता है, डिवाइडर को सही स्थिति में रखने के लिए। कैसे, डिवाइडर को सही स्थिति में रखने के लिए, डिवाइडर को सही स्थिति में रखने के लिए जो 30 अंश का होता है ना, इसको डिवाइडर की से मतलब क्या है कि जैसे आपको ये गोला बनाना है, गोला बनाना है मान लो, तो आपको डिवाइडर का एक जो है एक भाग एक पॉइंट यहाँ रखना पड़ेगा। अगर वहाँ पे आप पंचिंग नहीं करोगे, मान लो कि आपने एक जॉब ले रखा है वो बराबर है सरफेस का, आप जैसे ही डिवाइडर रख के उस पर घुमाओगे ये पॉइंट खिसकेगा इधर उधर, है ना। जैसे क्या होता था, जैसे आप गोला प्रकार से आप बचपन में व्हाइट पेज पे आप क्या बनाते थे, गोला बनाते थे ना, तो जब आप गोला बनाते थे तो गोला प्रकार हटाने के बाद कागज में क्या होता था, एक छेद बन जाता था ना, तो क्या है वो मुलायम होता था कागज, तो वहां पे प्रकार क्या है धस के बना लेता था। लेकिन लोहे में स्क्राइबर तो धसेगा नहीं, है ना, इतना तो तेज होता नहीं है ना, लोहा इतना मुलायम होता है। तो वही जो गोला प्रकार के तरीके आपका पॉइंट बन जाता था ना कागज में, तो वही पॉइंट यहाँ पे हमें बनाना पड़ता है, किसके लिए, डिवाइडर को टिकाने के लिए, कि भाई यहाँ पे टिकाना है हमें, तो उसके लिए 30 एंगल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 30 डिग्री के एंगल का प्रयोग किया जाता है, बात समझ रहे हो। चलो आगे बात करते हैं हम लोग इसका, कॉम्बिनेशन सेट उपयोग में लाया जाता है, बता दो। कॉम्बिनेशन सेट जो होता है ये किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, बता दो भाई, कि आपको सतहों की समतलता या वृत्त रेखा या इन सभी के लिए किसमें से किया जाता है कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग, बता दो। कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग क्या होगा भाई, कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग जो है कोणीय सतहों का जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए भाई, कोणीय सतहों की जांच के लिए जो है कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग किया जाता है। बात समझ गए ना, ठीक है। कॉम्बिनेशन सेट एक अच्छा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन अच्छे पूछते हैं, तो इसके बारे में अभी इसका वीडियो तो नहीं बन पाया, लेक्चर नहीं रिकॉर्ड हो पाया, लेकिन आपको कल क्या है इसका लेक्चर पूरा डिटेल के साथ, है ना, सेंटर हेड, प्रोटेक्टर हेड, स्क्वायर हेड जो भी होते हैं सारा कुछ आपको कल वीडियो मिल जाएगा, ठीक है भाई। चलो आगे, यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट की माप लेते समय क्या निर्धारित किया जाता है ना। कंपोनेंट की माप लेते समय क्या निर्धारित किया जाता है भाई, कंपोनेंट की जब भी माप लिया जाता है उस समय उसकी वास्तविक साइज को निर्धारित किया जाता है। क्या किया जाता है भाई, वास्तविक जो साइज होता है ना उसको निर्धारित किया जाता है। बात समझ रहे हो ना, किसको निर्धारित किया जाता है, वास्तविक साइज को जो है निर्धारित किया जाता है। बात समझ गए भाई। चलो आगे अब बात करते हैं, डिवाइडर निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है, अब बता दो। डिवाइडर निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है, वृत्तों को खींचने के लिए, हाँ हम डिवाइडर से वृत्त भी खींच सकते हैं। चापों को खींचना, हाँ हम इससे चाप भी खींच सकते हैं। दूरियों को ट्रांसफरिंग या स्टेपिंग करने के लिए, हाँ ये भी कर सकते हैं भाई, हम कर तो ये सभी सकते हैं। तो ऑप्शन भी हमको दिया उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो है ये यहाँ से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। चलो आगे बात करते हैं 11वें नंबर पे, वृहद वृत्तों को विन्यास करने के लिए, देखो विन्यास करने हेतु मतलब बनाने हेतु, और वृहद मतलब बड़े, तो अब आप समझ गए होंगे बड़े वृत्तों को बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ये आपको आज ही पढ़ाया गया था, आज ही वीडियो आपको मिला है। क्या, ट्रेमल, क्या ट्रेमल जो होता है किसके लिए होता है, बड़े व्यास के वृत्तों के लिए। किसके लिए, बड़े व्यास के वृत्तों के लिए होता है, ठीक है, बड़े व्यास के वृत्तों के लिए ये होता है। बात समझ रहे हो, है ना। आप और जैनी कैलिपर आप देख ही रहे हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ऑड लेग कैलिपर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑड लेग कैलिपर भी हम लोग इसको बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसे हम लोग हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी इसे हम लोग बोलते हैं,
है ना, और जेनी कैलिपर भी बोलते हैं। स्क्राइबर आप जानते हो, डिवाइडर आप जानते हो, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या सही है? ऑप्शन आपका ए नंबर सही है, ट्रेमल सही है। बात समझ रहे हो? ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। साक्षी निशान बनाने के लिए इस छिद्रित का प्रयोग किया जाता है। साक्षी निशान बनाने के लिए बता दो किसका प्रयोग किया जाएगा, जल्दी से बता दो भाई, ठीक है। साक्षी चिन्ह बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो आपको आज बताया भी गया था शायद में, ठीक है। साक्षी चिन्ह बनाने के लिए 60 अंश के पृगपंच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इससे क्या किए जाते हैं? साक्षी निशान बनाए जाते हैं, ये आपको बताया गया होगा, ठीक है। थ्योरी में साक्षी निशान बनाए जाते हैं, है ना। किस निशान का भाई? 60 अंश के पृगपंच का जो है प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। चलो आगे आगे क्या है? अंकित लाइन के साथ सुविधाजनक अंतरालों में छिद्रित चिन्ह लगाते हुए स्थिर चिन्ह लगाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? बता दो। छिद्रित चिन्ह या फिर साक्षी चिन्ह, लाइन चिन्ह या फिर ड्रिल चिन्ह, किसका प्रयोग हम लोग यहाँ पे करेंगे अंकित लाइन के लिए? बता दो भाई, किसका प्रयोग करेंगे अंकित लाइन के लिए? तो देखो, अंकित लाइन अंतरालों में छिद्रित चिन्ह लगाते समय हम किसका प्रयोग करेंगे? साक्षी चिन्ह का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? साक्षी चिन्ह का, क्योंकि हमें क्या लगाने हैं? हमें छिद्रित चिन्ह लगाने यानी पॉइंट रखने हैं। पॉइंट रखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? साक्षी चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है भाई। चलो आगे बात कर लेते हैं। छिद्र में से डावेल तथा रिवेट को बाहर निकालने के लिए आपको आज ही बताया गया था, चौथे टाइप का पंच आपको बताया गया था, पिन पंच आपको अच्छे से पढ़ाया गया था, पिन पंच आपको पढ़ाया गया था, जिससे हम लोग क्या करते हैं? डावेल या रिवेट निकालने के लिए करते हैं। तो क्या यहाँ पे कहीं है पिन पंच? हाँ, ये सी नंबर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, जिससे रिवेट और डावेल निकालने के लिए प्रयोग हम लोग करते हैं। किसका भाई? हम लोग करते हैं पिन पंच का प्रयोग, ठीक है। समझ रहे हो बात को? चलो आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। आगे बात करते हैं, बहुत बड़ी त्रिज्या का निर्माण करने हेतु तो किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत बड़ी त्रिज्या, यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या क्या आप डिवाइडर से बना सकते हो? क्या आप डिवाइडर से बना सकते हो? नहीं, डिवाइडर से हम नहीं बना सकते। हम किससे बना सकते हैं? हम बना सकते हैं भाई ट्रेमल से। किससे बना सकते हैं? ट्रेमल से, क्योंकि ये कितना लंबा होता है? 15 सेंटीमीटर से लेके कितना? 50 सेंटीमीटर तक का होता है। कितना होता है? 15 से ये होता है 50 सेंटीमीटर, यानी कि 150 mm से लेके कितना होता है? 500 mm तक का होता है, जिससे हम लोग कितना बना सकते हैं? 1000 mm व्यास का वृत्त बना सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। इसका साइज कहाँ से लिया जाता है? बीम से लिया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को अगर थ्योरी जिन्होंने पढ़ रखी है तैयार है तो अच्छी बात है, जिन्हें अगर हल्का हल्का भी डाउट है तो थ्योरी की क्लास भी देख सकते हो आप लोग, ठीक है। ट्रेमल का क्या उपयोग होता है भाई? बड़े वृत्त को बनाना। अभी हमने जस्ट पढ़ा ट्रेमल का उपयोग हमारा क्या होता है? बड़े वृत्त को बनाना। अभी जस्ट पढ़ा है और ऑप्शन भी हमको ऊपर दिख गया कि ट्रेमल का प्रयोग क्या होता है? ट्रेमल का प्रयोग जो होता है भाई वो होता है बड़े वृत्त को बनाना, ठीक है। समझ गए भाई? चलो तो अब हम लोग बात करते हैं आगे। क्या वेदी पंच का कोण क्या होता है? आपको शायद आज ही बताया गया था कि जो आपका प्रिक पंच होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेदी पंच, ठीक है। तो वेदी पंच का साइज आपका होता है 30 डिग्री, है ना। पंच की क्लास देखोगे तो यहाँ से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको फंसा सके, ठीक है। तो आप क्या बताओगे वेदी पंच के लिए? भाई 30 डिग्री, बी नंबर आपका सही होगा। और यह किसका बना होता है? ये बना होता है हाई कार्बन स्टील का। जितने भी मार्किंग टूल्स हैं आप हाई कार्बन स्टील सभी पे टिक कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे आगे हमारे पास क्या है? खोखले पंच का प्रयोग क्या होता है? बता दो। खोखले पंच का प्रयोग क्या होता है? बता दो। बहुत ही आसान है खोखले पंच का प्रयोग, बहुत ही आसान है, ठीक है। बहुत ही आसान है खोखले पंच का प्रयोग। देखो आपको बताया गया था कि भाई किसी भी गरम या सीट पे क्या करने के लिए? गरम या सीट मेटल पे क्या करने के लिए? छिद्र बनाने के लिए खोखले पंच का प्रयोग किया जाता है। आपको बार बार बताया गया था खोखले पंच के बारे में, ठीक है, जो कि पतले धात्विक चमड़े या कठोर फलक के सीटों में छिद्र बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है भाई। चलो आगे बात कर लेते हैं। हमारे पास 19वां नंबर के साथ आमतौर पर मापन को विभाजनी पर सेट किया जाता है। किसके साथ है? जो मापन को हमेशा विभाजनी के साथ सेट किया जाता है। आप बता दो भाई 19वें नंबर का आंसर आप लोग बता सकते हो, बिल्कुल सही बता सकते हो, बिल्कुल करेक्ट बता सकते हो।
किसके साथ विभाजनी पर सेट करते हैं। देखो आपको अगर नहीं आ रहा ना तो एक काम आप ये भी कर सकते हो। देखो जेनी कैलिपर पे तो नहीं होता, वर्नियर कैलिपर पे भी ऐसा कोई झाम नहीं है, माइक्रोमीटर पे भी कोई झाम नहीं है। बच्चे हमारे पास सी नंबर, तो लो लगा दो। स्टील रोल यानी इस्पात मापनी में क्या करते हैं, विभाजनी का सेट का प्रयोग करते हैं। विभाजनी इस्पात मापनी के साथ आमतौर पर मापन को विभाजनी पर सेट करते हैं। ठीक है, समझ गए बात को, ठीक है ना। ऑप्शन वही बच रहा था आपके पास। आगे स्क्राइबर किससे निर्मित है, स्क्राइबर आपका हाई कार्बन स्टील से निर्मित है। आपको बताया गया जितना भी कटिंग टूल्स है वो हाई कार्बन स्टील से ही बनेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, बेसिक क्वेश्चन है ना। स्क्राइबर किससे निर्मित है, हाई कार्बन स्टील से निर्मित है। चलो आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से साक्ष्य अंकन करने के लिए उपयुक्त पंचचित्र का चयन बता दो। उपयुक्त पंचचित्र का क्या करने के लिए, साक्ष्य अंकन करने के लिए बता दो भाई। साक्ष्य अंकन करने के लिए क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, बता दो। साक्ष्य अंकन के लिए क्या होगा भाई, बता दो जल्दी से। साक्ष्य अंकन का मतलब क्या लिखोगे आप, विटनेस मार्क। क्या लिखोगे, विटनेस मार्क। विटनेस मार्क सुनते ही आपके मन में आना चाहिए 60 अंश का परिपंच। किसका, 60 अंश का परिपंच। भाई अभी तक ये नहीं समझ में आया 60 अंक वाले को परिपंच क्यों कह रहे हैं, जब उसको हम लोग डाट पंच बोलते हैं ना। यही लोग हैं जो कंफ्यूज करते हैं ऐसे ऐसे लिख के, है ना। परिपंच थ्योरी में बोलेंगे 30 अंश होता है, यहाँ बोल रहे हैं 60 अंश होता है। आपको मत घबराना, आप सीधा विटनेस मार्क 60 अंश, बस इतना आपको नजर रखनी है, आप लगा दो। ठीक है भाई, समझ लो ना क्या करोगे, है ना। जब आगे कुछ बात ही नहीं। चलो, काटने के लिए पाइप की लंबाई को सूचित या चिन्हित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बता दो। काटने के लिए या पाइप की लंबाई को, है ना, सूचित या चिन्हित करने के लिए आपको अच्छे से बताया गया था और आपको अच्छे से पढ़ाया गया था। ये शायद एक बार क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। क्या था, स्क्राइबर था, जो पेन की तरह होता है, बेंड स्क्राइबर, सीधा स्क्राइबर, है ना। और क्या था, जो आपके पास होता है एडजस्टेबल स्क्राइबर, ऑफसेट स्क्राइबर। ऑफसेट स्क्राइबर हमेशा कहाँ यूज होता है, वो होता है मापक यंत्रों में यूज होता है, जैसे वर्नियर हाइट गेज यहाँ पे, है ना। चलो, तो ये बात आप समझ गए ना, काटने वाले यंत्रों के बारे में आप समझ गए। ठीक है भाई, क्या होगा यहाँ पे होगा स्क्राइबर। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। खाली स्थान के लिए स्क्राइबर का उपयोग किया जाता है। स्क्राइबर का प्रयोग किसके लिए, चिन्हन के लिए, मार्किंग के लिए स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। स्क्राइबर एक हमारे पास क्या होता है, स्क्राइबर एक मार्किंग टूल्स होता है जो कि हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, जिसकी लंबाई 100 से 150 mm तक होती है। ठीक है भाई, समझ रहे हो ना स्क्राइबर के बारे में। ठीक है, चिन्हन के लिए स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। चलो आगे बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। वर्क पीस में चिन्हन के लिए खाली स्थान का प्रयोग करते हैं और स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं ना, 50 बार रिपीट हो चुका है। चलो आगे बात करते हैं। आगे क्या है, इसका लंबाई चिन्हन के दौरान संदर्भ सतह निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है प्रदान की जाती है ना। यहाँ पे आपको बतानी है ना। चलो, चिन्हन के दौरान संदर्भ सतह निम्नलिखित में से किसके द्वारा, ठीक है, चिन्हन के दौरान संदर्भ सतह निम्नलिखित में से, देखो इसको आप हटा सकते हो, ये आगे का, ठीक है, आगे का शायद यहाँ का नहीं है, ये 25 नंबर से आप रखना, इसको हटा देना। चिन्हन के दौरान संदर्भ सतह निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान की जाएगी, जॉब के रेखा चित्र द्वारा, वर्कपीस द्वारा, मार्किंग ऑफ टेबल के द्वारा। तो भाई संदर्भ सतह तो भाई मार्किंग ऑफ टेबल के द्वारा ही प्रयोग की जाएगी। किसके द्वारा प्रयोग की जाएगी, मार्किंग ऑफ टेबल के द्वारा। संदर्भ सतह मतलब क्या होती है, चिकनी सतह। कैसी भाई, चिकनी सतह किसके द्वारा प्रयोग की जाएगी, ये प्रयोग की जाती है मार्किंग ऑफ टेबल के द्वारा, है ना। सही है ना, वो हमेशा चिकनी सतह होती है। चलो 26 नंबर क्वेश्चन। पैरेलल ब्लॉक का उपयोग खाली स्थान किसके लिए किया जाता है, बता दो। कुंजी मार्ग काटने के लिए, वर्कपीस को क्षैतिज सेटिंग के लिए, मशीन के औजारों की लेवलिंग के लिए, किसी किनारे को समांतर रेखा करने के लिए, ये बता दो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पैरेलल ब्लॉक आपको बताया जा चुका है शायद, है ना। एक क्वेश्चन हमने किया था, ये क्या होता है, वर्कपीस की क्षैतिज सेटिंग के लिए पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है ना। समझ रहे हो आप, ठीक है, आप इतना समझते हो। चलो आगे 27 नंबर बात कर लेते हैं। सेंटर पंच का उपयोग किसके लिए किया जाता है, बेस प्लेट्स पर ड्रिल करने के लिए। सेंटर पंच ड्रिल करने के लिए क्यों, जैसे आप एक
प्लेट है ऐसी, इसमें आपको 4 यहाँ पे ड्रिल करने हैं या 5 ऐसे ड्रिल करने हैं, तो आप डायरेक्ट ड्रिल लगा के नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? आप जैसे ही यहाँ पे ड्रिल लगा के चलाओगे, ये धातु जो है कठोर होने के कारण ड्रिल आपका फिसल सकता है, चोट लग सकती है। तो आपको वहाँ पे सेंटर पंच से पहले पंच मारोगे तो ड्रिल क्या होगा, ड्रिल का जो पॉइंट होता है ना, ऐसे ड्रिल का ये जो आगे का इस तरह का पॉइंट होता है ना, ड्रिल का आगे का ये, तो ये उस पॉइंट में क्या होता है, जो पंच से आप करते हो वहाँ फंस जाता है, उसके बाद आराम से काम हो जाता है। बात समझ रहे हो? आराम से बिल्कुल काम वहाँ पे हो जाता है। ठीक है भाई, चलो तो अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में मार्किंग टूल्स के एमसीक्यू सेशन 2 पे हम लोग बात करेंगे और भी क्वेश्चन के, जो वहाँ पे आपके पास 28 क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल हम लोग कितने करेंगे, 55 क्वेश्चन हम लोग मार्किंग टूल्स से कर लेंगे। तो इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। फिर एग्जाम के आसपास हम लोग मैराथन भी लेके आएंगे। ठीक है भाई, साइंस की भी मैराथन आएगी, परेशान आप मत होइएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही। क्वेश्चन आपको उम्मीद है अच्छे लगे होंगे, ठीक है, और आपको पढ़ाने का तरीका भी सही लगा होगा, तो आप चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और क्या आप आज जो है ना टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, है ना, चैनल के अबाउट सेक्शन पे भी आप चले जाओगे, मिल जाएगा, प्ले लिस्ट पे भी डिस्क्रिप्शन पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। आज शाम को आपको वहाँ पे सारे PDF अपलोड कर दिए जाएंगे, है ना, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप पे हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे, आप वहाँ पे आराम से मस्ती करिएगा, PDF के साथ आराम से याद करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही, आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलो।